से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने 2025 सेट नंबर 3 गणित कक्षा 10 का प्रैक्टिस सेट कराया था बेटा। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई समस्याएं हैं, आपको समझने में कोई समस्या होती है या मेरी बात कुछ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें बेटा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी बच्चे जब तक हमारा सहयोग नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो बेटा, है ना, क्योंकि आपसे ही हम हैं। अगर आपने हमारा सपोर्ट ही नहीं किया तो बेटा मनोबल टूट जाता है। जब आप सपोर्ट करोगे तो मनोबल हमारा बढ़ जाता है। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए आज का अगला प्रश्न, मैं पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर पहला करा दिया था बेटा। आज मैं दूसरा कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट 2025 का सेट नंबर 3। कोड आपका BX है, 822 BX। मुझे आशा है कि सभी बच्चों के पास प्रैक्टिस सेट होगी, सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट खरीद रखे होंगे। तो आप देख लीजिएगा उसमें और सारे प्रश्नों को ज़बरदस्त तरीके से हल करिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट करोगे बेटा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप ज़बरदस्त एग्जाम में नंबर ला पाएंगे। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी। आज का जो पहला प्रश्न है, 1 मिनट। तो आज का जो पहला प्रश्न है बेटा, दूसरे का नंबर, बहुत ही प्यारा सवाल है, ज्यामिति से आया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इधर देखें कि निम्नलिखित में से कोई 5 खंड करना है। जब आप प्रैक्टिस सेट में देखोगे बेटा तो कुछ 6 सवाल दिए गए हैं, का से लेकर के चा तक। उन 6 सवालों में आपको 5 क्वेश्चन करना है बेटा जी। कितना प्रश्न करना है? सिर्फ 5 प्रश्न करना है। हालांकि मैं यहाँ 6
6 प्रश्न जो है मैं आपको कराऊंगा बेटा, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो पहला आज का प्रश्न है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें, समझें। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके। पहला आज का क्वेश्चन है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। तो सबसे पहले हम बेटा बनाते हैं आपको यहाँ पर वृत्त। तो ये आपका बेटा हो गया वृत्त, ठीक है ना। ये वृत्त हो गया, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त की। तो 2.5 सेंटीमीटर बेटा मान लेते हैं ये O है, और यहाँ पे जो त्रिज्या है ना कितने की है बोलो, 2.5 है बेटा। यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई है कितना दी गई है बोलो, 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर। क्या आपको दिख रहा है बेटा जी? तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपका त्रिज्या है बेटा। फिर आगे लिखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा। तो मैं यहाँ पर बेटा जी 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच देता हूँ। चलिए, तो 4 सेंटीमीटर ये आपके, एक मिनट, तो 4 सेंटीमीटर बेटा मैं यहाँ आपके, अरे यार, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं खींच देता हूँ बेटा जीवा। ये जीवा की लंबाई कितना है बोलो, 4 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई बेटा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। करा लंबी एक जीवा PQ है। इसको हम मान लेते बेटा ये आपका P है और ये आपका Q है। समझ में आ रहा है ना। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इस प्रश्न के अनुसार 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, हमने 2.5 सेंटीमीटर ये केंद्र है, एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा। ये बेटा जीवा है, आपको जीवा हुआ पता है ना। जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया उसका, तो ये जीवा कहलाएगा बेटा। ये जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, ये जीवा होगा। और केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है बोलो, उसको कहा जाता है व्यास। अगर ये आपका वृत्त हो गया, अगर ये केंद्र से होकर जा रही है रेखा तो इसे हम व्यास कहेंगे बेटा। बोलो, अगर केंद्र से होकर नहीं जा रहे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जीवा। बोलो, आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया है बेटा जी, प्रश्न में दिया गया है कि जीवा 4 सेंटीमीटर, PQ है, ठीक है, हमने PQ मान लिया। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर मिलती हैं। तो P और Q पर एक स्पर्श रेखाएं है बेटा, है ना। तो यहाँ पर हम इस बिंदु पर मान लेते हैं ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से ये हो गई बेटा जी, आपको दिख रहा होगा। ये स्पर्श रेखा हो गई जो कि कहाँ मिल रही बोलो, बिंदु T पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है, बिंदु T पर मिल रही है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा जी, इसे हम जो है मिला देंगे यहाँ पर ऐसे, आप देख लीजिए इस तरह से। इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम मिला देंगे। फिर गलत प्रतिच्छेद करती है,
मतलब रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, ये T पर काट रही है स्पर्श रेखा। TP की लंबाई ज्ञात करो। हमसे T और P की लंबाई पूछ रहा है बेटा। जहां पर ये जीवा को काट रही है इस बिंदु को हम मान लेंगे R। क्या मान लेंगे बोलो? R, है ना। तो सभी बच्चों को ये चित्र समझ में आ गया होगा। प्रश्न को पढ़ते जाना और चित्र बना लेना, ठीक है ना। बोलो बेटा जी। मैं फिर से, आप देख लेना पीछे करके वीडियो को। अब यहाँ पर बेटा त्रिज्या दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर बेटा जी त्रिज्या दिया है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले जो दिया गया है। तो R बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर। बोलो बेटा जी, कितना दिया है? R बराबर 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर PQ, ये देखिए PQ की लंबाई कितना दिया बेटा? यहाँ से यहाँ तक PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है दिया गया है 4, यानी कि PQ बराबर लिखेंगे बेटा जी 4 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे बोलो? 4 सेंटीमीटर। तो हम जब यहाँ से बेटा PR निकालना चाहें, ध्यान से देखना इधर, PR दिया गया 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम PR निकाले बेटा, तो ये हमने लंब डाला है, ये केंद्र से मिलाया है। इसका मतलब ये जो PQ है ना, ये समद्विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? समद्विभाजित हो जाती है। समद्विभाजित का मतलब है कि ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि T से हमने यहाँ पर लंब डाल दिया बेटा, ये ऐसे। तो इसका मतलब है अगर हम जो है PR निकालना चाहें, चूंकि यहाँ जो PR निकालना चाहें बेटा जी, तो ये पूरा PQ को आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ और बटे में 2। PQ का मान कितना दिया बेटा जी? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 बटे 2, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो त्रिभुज ORP, इधर देखिए ORP, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है ना बेटा, ये ORP, ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेटा त्रिभुज ORP। तो यहां पर हमको लिखना है त्रिभुज ORP में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ORP में। तो ORP में बेटा जी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ये 90 अंश यहाँ बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। बोलो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें इस भुजा की लंबाई O से R ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ORP में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बेटा जी? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब इसका कौन है बेटा? ये वाला है। तो यहां पर लिखेंगे PR। बोलिए। तो 2 भुजा हमारा क्या है? लंब और आधार। तो OR धन PR। तो PR का स्क्वायर और धन में OR का स्क्वायर और बराबर इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? बोलो। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा जी PR का स्क्वायर। क्या लिखोगे? बोलो। PR का स्क्वायर। सॉरी बेटा जी, PO का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PO का स्क्वायर। आशा है कि इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी, चाहे PO लिखो चाहे OP लिखो। अब PR
पी आर कितना आया है बेटा? 2 सेंटीमीटर। ये देखिए पी आर कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2 का स्क्वायर प्लस ओ आर हमें नहीं पता, ओ आर हमें यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा बेटा जी। पी ओ की लंबाई कितना दिया है? 2.5। यहाँ लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 दूना कितना होगा? 4 प्लस ओ आर का स्क्वायर। अब ये 25 का वर्ग, 5 25 और 3 दूनिया 6, यानी कि 625, 2 अंक पहले दशमलव। और जब यहाँ से ओ आर का मान निकालेंगे बेटा तो ये 6.25 और ये 4 उधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो मैं अब इसको इधर लगाता हूँ, 1 मिनट। आप लोग ध्यान से देखना बेटा जी। तो यहां पर हो जाएगा ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर। अब 6.25 में जब 4 घटाओगे बेटा तो 1.25 हो जाएगा, सॉरी 2.25 हो जाएगा। तो 2.25। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी का चिन्ह लग जाएगा इधर, ध्यान से देखना। अब ये 225 किसका वर्गमूल है बेटा जी? ये है 1.5 का। किसका वर्गमूल है बोलो? 1.5 का। तो यहाँ पर इसका जो मान आ गया बेटा 1.5 आ गया। कितना आ गया बोलो? इसका मान आ गया 1.5। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में सबको आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे लिखो माना कि TOP बराबर थीटा। इधर देखो TOP, इसे आप मान लीजिए कि ये थीटा है। इसको क्या मानिए बेटा जी? इसको मान लीजिए ये पोर्शन, इसको ये थीटा है। बोलिए। तो यहाँ लिखेंगे माना, 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे माना कोण TOP बराबर थीटा। आप TOP मान लीजिए बेटा जी, थीटा मान लीजिए। और त्रिभुज ORP में तथा त्रिभुज ORP में यहाँ बेटा फार्मूला लगाएंगे। पहले तो यहाँ लगाएंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलो? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। समझ में आ रहा है ना? साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए बेटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब यहां से यहां तक PR। तो यहां लिखेंगे PR। इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि OP, तो बटे OP। अब ध्यान से देखना, PR कितना दिया था बेटा? यहाँ पर PR दिया था 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। OP कितना दिया है? 2.5। जब दशमलव हटाओगे आप, यहाँ ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटाने पर यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा। तो देख लेना बेटा जी, यहाँ हो जाएगा 20 और बटे 25। 5 चौको 20, 5 25। यानी कि यहाँ जो साइन थीटा का मान आया है बेटा, ये आया है 4/5। साइन थीटा का मान आ गया जो है 4/5। इसे दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। ये मत सोचना कि कोई यही तरीका है इसको लगाने का। मुझे ये तरीका आसान लगा, इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए बेटा, आप लोग बढ़िया से लिख लेना, मेरी तरह न लिखना बेटा जी, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ कॉस निकालेंगे, इधर लिखते हैं इधर।
तो कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा। आधार बटे कर्ण एकदम आसान तरीका बेटा जी। आधार इसमें कौन हो जाएगा बोलो? आधार यहाँ हो जाएगा आर ओ, बोलिए आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ आर, तो आधार ये वाला हो जाएगा ओ आर, और बटे कर्ण हमारा कौन होगा बेटा? ओ पी। तो यहाँ पर ओ आर कितना दिया गया है बोलो? अभी आपने लाए थे, आपने लाया था 1.5, ये यहाँ लाए थे ना ओ आर, ये दिया है 1.5 ये वाला मान, और बटे ओपी, ओपी का मान कितना बेटा? 2.5। तो दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 × 15 और 5 × 25, यानी कि कॉस थीटा का जो मान आया है बेटा जी 3/5 आ गया। तो आशा है कि इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा बेटा। बस हाँ, अब देखिए इधर ध्यान से, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो बेटा जी अब यहाँ मैं लिखूंगा tan थीटा, है ना? लिखेंगे त्रिभुज TOP, क्या लिखेंगे बोलो? त्रिभुज OTP में, तो त्रिभुज OTP समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब और बटे में होता है बेटा आधार। अब लंब आपका कितना दिया गया है? एक मिनट। तो लंब यहां पर आपका क्या दिया है बेटा? लंब यहां पर आपका दिया गया है, देखिए थीटा है, इसके सामने वाला ये हमारा क्या हो जाए? कर्ण, सॉरी लंब, लंब क्या है? TP। तो यहां पे लिखेंगे TP और बटे आधार, आधार हमारा कौन हो जाएगा? ये OP, आधार हमारा हो जाएगा OP। बोलिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना, या मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है ना? आपने नोट कर लेना पीछे करके। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा tan थीटा का, देखिए क्या होगा? sin थीटा, और बटे में होता है cos थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता? tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा TP और बटे OP। क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, हमसे प्रश्न में यही पूछ रहा है बेटा TP की लंबाई ज्ञात करो, तो वही हम यहाँ पर निकाल रहे हैं TP की लंबाई। तो यहाँ पर बेटा जी sin थीटा का मान कितना आया था बोलो? 4/5, तो आप यहाँ लिखिए 4/5। cos थीटा का मान कितना आया बेटा? 3/5, आप यहाँ लिखिए 3/5 बराबर TP और बटे OP। OP का मान कितना था आप देख लीजिए, OP का मान कितना था बेटा? OP का मान यहाँ पर था 2.5, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 2.5। तो यहाँ 2.5 लिखेंगे। इसको पलट दो बेटा, पहले इसे लिख लो 4/5, यहाँ गुणा लगाइए, इसको ऊपर भेज दीजिए, और ये बटे 3 बराबर TP बटे 2.5। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4/3 और बराबर TP बटे 2.5। अब इसका तिरछा गुणा कराएंगे बेटा जी। तो इसका इधर गुणा कराओगे तो 25 चौको कितना होगा? 100। अब एक अंक पहले दशमलव है, दिख रहा है ना आपको? एक अंक पहले दशमलव लगा लो। इसका इधर गुणा करेंगे बेटा तो हो जाएगा 3 TP, और जब हम TP बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 100 नहीं है बेटा, दशमलव लगा है, 10 और बटे में 3। तो यही बेटा जी आपका क्या है बोलो? यही आपका राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा, इसे बेहतर तरीके से 2-3 बार रिवीजन कर लेना। बहुत ही आसान तरीका है,
इसे दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा लगा तो मैंने त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर दिया। तो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसके बाद ये अगला प्रश्न है बेटा जी, आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा थेल्स प्रमेय कि जब ये भुजा और ये भुजा क्या होती समांतर, तो इनके भुजाओं में हमेशा क्या होता है बेटा, ABC DE, तो हमेशा इनकी भुजाओं में अनुपात होता है। अगर कोई त्रिभुज में ये समांतर रेखा होगी बेटा, अगर ये समांतर रेखा होगी तो हमेशा इनकी भुजाओं में यानी कि AD और बटे DB बराबर AE और बटे में EC है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनकी भुजाओं में क्या होता है बोलो, अनुपात होता है। ये इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, अनुपातिक होती हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है बेटा जी। तो ये इसी का इस्तेमाल हम यहाँ इस प्रश्न में थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ पर बेटा जी हम करेंगे, ठीक। तो ये आपका त्रिभुज दिया गया है प्रश्न में, कह रहा है कि चित्र में DE समांतर, एक मिनट यार, DE समांतर AC, त्रिभुज में DE समांतर AC, तो ये हमारा बेटा DE है ये, और ये है बेटा AC, ये दोनों क्या है बोलो, समांतर हैं। बोलिए क्या है ये, समांतर है। ये कुछ इस तरह से बन रहा है बेटा जी, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये अगर दोनों समांतर हैं, बताओ इनकी भुजाओं में ये और बटे ये और ये और बटे ये, अगर यहाँ कुछ मान लें, समझ जाओ, ये अगर दोनों समांतर तो इनकी भुजाओं में क्या होगा बोलो, अनुपात होगा। तो वही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अगर इसको हम छोड़ें, अगर कहें कि ये और बराबर ये समांतर है, तो फिर इनकी भुजाओं में अनुपात हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, इधर आपको हम बता रहे हैं बेटा जी। थोड़ा सा यहाँ कुछ आप लिखिए, है ना। यहाँ पे लिखना जो है बहुत ही जरूरी है बेटा जी। आप यहाँ पे कुछ लिखिए कि माना होना कुछ लिखना बहुत जरूरी है कि त्रिभुज ABC में यहाँ लिखो दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में, आप इसमें देखोगे कि ABC में इसमें बेटा दिया गया है कि भुजा AB पर एक बिंदु D है। यहां लिखोगे भुजा AB पर एक बिंदु D है। भुजा AB पर एक बिंदु D है। भुजा AB पर एक बिंदु क्या है बोलो, D है। तो भुजा AB पर क्या है बोलो, AB, देख रहे हैं ना, एक बिंदु क्या है, D है। और भुजा BC पर F और E बिंदु है। समझ में आ रहा है ना। भुजा BC पर F और E है, बिंदु D है, तथा भुजा BC पर एक बिंदु नहीं बेटा, भुजा BC पर बिंदु F, E है। F और E है, बोलो है कि नहीं है। तो BC पर F और E है और AB पर ये D है। तो आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बोलो बेटा जी। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे रेखाखंड DE और AE खींचे गए हैं। तो DF, AE और DE रेखा जो है यहाँ पर खींचे गए। आप लिखो रेखाखंड DF, रेखाखंड
डी एफ, रेखाखंड डी एफ, डी ई और ए ई, डी ई तथा ए ई खींचे गए। इसे अपने से बना करके जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग चित्र के खींचे गए हैं। चित्र के अकॉर्डिंग आपको बेटा जी लिख लेना है कि डी एफ, डी ई और ए ई, डी एफ, डी ई और ए ई जो है यहाँ पर क्या किया गया है, खींचा गया है। तो डी ई समांतर ए सी प्रश्न में दिया ना, डी ई समांतर ए ई, ये डी ई समांतर ए सी तथा डी ई समांतर ए सी तथा डी एफ समांतर ए ई है। तो इतना आप यहां से क्या करोगे, लिखोगे चित्र देख करके। क्या लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, भुजा ए बी पर एक बिंदु डी है, भुजा ए बी पर एक बिंदु डी है तथा भुजा बीसी पर बिंदु एफ और ई है, बिंदु एफ और ई है। तो रेखाखंड डी एफ, डी ई और ए ई, डी एफ, डी ई और ए ई खींचे गए हैं और प्रश्न में दिया बेटा डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई। बोलो समझ में आया ना। हमें अब लिखेंगे बेटा यहाँ सिद्ध करना है। आपको क्या लिखना है, बोलो सिद्ध करना है। अब ये जो सिद्ध करना है ये तो प्रश्न में ही दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या सिद्ध करवा रहा हमसे बेटा, बी एफ बटे एफ ई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी एफ और बटे एफ ई। बोलो बराबर में लिखा बी ई बटे ई सी, बराबर लिखेंगे बेटा बी ई और बटे में ई सी। ये चीज हमें सिद्ध करना है। आशा है कितनी बात सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यहाँ आप लिखोगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी। अब पहले यही लिख लो या ए बी ई लिख लो, ए बी ई। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, अब ए बी ई देख लो बेटा, ए दिख रहा है ना, ए बी ई, इसमें कौन समांतर है, ए ई समांतर डी एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए ई समांतर डी एफ। तो जब ए ई समांतर डी एफ है बेटा, तो बताइए ये और ये समांतर है, तो इनकी भुजाओं में क्या होगा, अनुपात होगा। लिखेंगे बी डी बटे ए डी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी और बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ ई। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एफ और बटे हो जाएगा एफ ई। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 1। बोलो बेटा। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर जगह नहीं है, आप समझ जाना कि त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे बेटा कि ए सी समांतर क्या है, बोलो ए सी समांतर में डी ई। तो ए सी समांतर डी ई। अब इसकी भुजा में अनुपात होगा, देखिए ध्यान से, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, एक मिनट बेटा, ये वाली देख लो, गड़बड़ाना नहीं आप। तो ये रेखा और ये रेखा, ये क्या है बेटा, समांतर है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बी डी और बटे ए डी। तो यहाँ लिखेंगे बेटा बी डी और बटे में ए डी बराबर बी ई बटे ई सी, बी ई और बटे ई सी। इस तरह से जो है लिखा गया है। इसको हम मान लेंगे बेटा समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से। तो जरा देखिए समीकरण 1 और 2, यहां पर BD बटे AD, इधर देखो बेटा, BD बटे AD और BD बटे AD, इसका बायां पक्ष बराबर है। यहां पर लिखा है BD बटे AD और यहां भी लिखा है BD बटे AD। तो जब इसका बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, बोलो, बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे BF, अतः, तो ये बेटा ये वाला और ये इसका बायां पक्ष बराबर है, तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, बोलो, बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे BF बटे FE बराबर यहां हो जाएगा BE और बटे EC। यही तो हमसे सिद्ध करवा रहा था, देखिए ना, BF बटे FE, BF बटे FE, BE बटे EC, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बेटा, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो को पीछे करके 1-2 बार जब आप देखेंगे बेटा, और कॉपी में देख करके लिखेंगे समझ करके, तो आपको बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है कि किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग, ध्यान से देखिए, किसी एपी के 9 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग कह रहा है बेटा, योग। तो यहां लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद मान लो बेटा A तथा सार्वांतर D मान लो, ठीक है ना। प्रथम पद A मानिए, सार्वांतर क्या मान लीजिए, D। तो पहले तो यहां दिया 9 पदों का योग 81 है, यहां पे लिखेंगे चूंकि 9 पदों का योग, 9 पदों का योग कितना दिया बेटा, 81 दिया है। तो 9 पदों का योग 81 दिया है, इसका मतलब हुआ कि S9 बराबर हो जाएगा बेटा, सूत्र यहां पे कौन सा लगेगा, सूत्र यहां पर लगेगा Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू D। सभी बच्चों को ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब यहां बेटा कह रहा है कि 9 पदों का, पद का मतलब होता है n, 9 पदों का योग कितना है बेटा, 81। तो यहां पर हम लिखेंगे n के स्थान पर 9, यहाँ n है तो क्या लिखेंगे बेटा, 9। यहाँ 2a प्लस n के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 9, क्योंकि 9 पदों का योग दिया है, और d को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 9 पदों का योग कितना दिया बेटा, 81, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, बोलो, 81। यहाँ 9 बटे 2, इधर हो जाएगा बेटा 2a प्लस 9 में से 1 जब घटेगा ना तो बचेगा 8 सॉरी। अब यहाँ 81 हो जाएगा बराबर 9 बटे 2। यहाँ आप 2 कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन लेना है बोलो, यहाँ पर 2 से ये 2 भी 8 भी दोनों कट रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 चौको 8 यानी 4d। यहाँ 2 से 2 क्या होगा बेटा, कैंसिल, और ये 9 चला आएगा बटे में, ये 9 कहाँ आएगा, बटे में। तो 81 बटे 9 बराबर यहाँ a प्लस 4d। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, आप लोग देख लेना क्वेश्चन। तो 9 1 के 9, 9 9 81,
यानी कि यहाँ आ जाएगा बेटा a प्लस, एक मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे यहाँ पर दिया प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया बेटा 289। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको इधर पीछे लाते हैं। इधर देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं बेटा, प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम 17 पदों का योग, तो 17 पदों का योग, तो 17 पदों का योग यहां पर दिया गया बेटा कितना बोलो 289 दिया गया है, 289 दिया है। अब 17 पदों का योग यानी कि S 17 में डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, तो यहां हो जाएगा 17 और बटे में 2, यहाँ 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d, है ना। इस फार्मूले में हमने रख दिया, ये लिखा था ना सूत्र ये। अब S 17 यहाँ पे लिखेंगे बेटा 289 बराबर 17 और बटे में 2, यहाँ 2 गुणे a का मान कितना है, कुछ नहीं दिया a का मान, तो यहाँ पर बेटा a लिखेंगे प्लस 17 में से 1 गया 16d। यहाँ से देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो कॉमन ले लो आप, तो 289 यहाँ बचेगा 17 बटे 2, आप 2 कॉमन ले लो बेटा, तो 2 चला आया, यहाँ बचेगा a धन 2 8 16, तो 2 से 2 यहाँ क्या होगा कैंसिल, 17 चला जाएगा बटे में, तो 289 और बटे हो जाएगा 17 और बराबर यहाँ हो जाएगा बेटा a प्लस 8d। तो 17 289 यानी कि a प्लस 8d बराबर हो जाएगा बेटा 17, ये 17 बार कटेगा, इसे हम कहेंगे ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे बोलो घटाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे बेटा जी, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस, ये लिखा 4d और बराबर ये समीकरण 1 है, और a प्लस यहाँ लिखा 8d और बराबर यहाँ क्या है बेटा 17, तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। अब आपको पता है कि घटाने में हमेशा चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, ये कैंसिल होगा बेटा। -8 से जब 4 घटाओगे तो -4d, 17 से 9 घटाओगे तो माइनस हो जाएगा 8, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, और d बराबर हो जाएगा 8 बटे 4, 4 के 4, 4 दूना 8, यानी d का मान आप आ गया बेटा 2। d का मान कितना आ गया बोलो, d का मान आ गया 2। अब अगर इस d का मान हम समीकरण समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो यहाँ पे लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो हमारा यहाँ दिया बेटा a प्लस 8d बराबर में 17। a का मान आपको बताना है तो 8 गुणे d का मान कितना है बोलो 2, यहाँ लिखेंगे 2 बराबर 17। तो यहाँ 8 दूना कितना होगा बेटा 16 बराबर 17, 16 को उधर पक्षांतर करो तो a बराबर हो जाएगा 17 माइनस 16,
तो जब यहाँ 17 में 16 घटाओगे बेटा जी, 17 में जब 16 आप घटाओगे तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 1। तो आपसे जो पूछ रहा था d का मान और a का मान, तो यही आपका बेटा जी आंसर है। तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही है क्वेश्चन संबंधी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, समझ गए ना, शेयर भी करें। तो इतनी देर तक आपने हमारी क्लास को देखा बेटा, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए।